देन स्टूडेंट स्टैंडर्ड 10 चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को हम आगे अभी देख रहे हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। दो मीडियम के बीच का अगर हमें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना तो किस तरह से हम फाइंड करेंगे। और हमने ये भी बोला था कि हम जब अगले वीडियो मतलब कि आज के वीडियो में जो हम देखेंगे वो कुछ फेनोमेनन्स जो होगी, ठीक है, मतलब जो रिफ्रैक्शन से रिलेटेड, जैसे कि पेंसिल को अगर हम पानी में डालते हैं, ग्लास के बॉटल में अगर हमें ग्लास या कांच ले लो, मतलब ग्लास ले लो, ठीक है, पानी भरा हुआ, और अगर उसमें हम पेंसिल मतलब डालते हैं तो हमें ऐसा दिखता है कि पेंसिल जो है टूटी हुई दिखती है। ठीक है, तो ये और कॉइन्स को अगर हम डालते हैं या लेमन को डालते हैं तो वो थोड़ा बड़ा दिखता है, या कॉइन जो है वो थोड़ा ऊपर दिखता है। तो क्यों ऐसा होता है, ठीक है, तो ये सारी बात यहाँ पे हम सिर्फ दो ही बातों की डिस्कशंस करेंगे। ठीक है, एक तो पेंसिल जो है वो क्यों हमें टूटी हुई दिखती है, और दूसरी जो बात जिसको डिस्कस करेंगे कि कॉइन जो है वो ऊपर की सरफेस पे, मतलब अपनी सरफेस से थोड़ा सा ऊपर क्यों दिखता है। ठीक है, यही बातों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले बात पे हम चलते हैं कि अगर कि हम पेंसिल को डालें, ठीक है, तो उसके लिए मैं एक यहाँ पे कंटेनर ले लेता हूँ। ये इस तरह से कुछ कंटेनर मैंने ले लिया है। ठीक है, इतना बड़ा नहीं लेना है, बस मैं तो फिगर में आपको अच्छे से दिखे इसलिए फिगर थोड़ी बड़ी बना रहा हूँ। ठीक है, मैंने कंटेनर यहाँ पे ले लिया। अब इसमें मैं पानी को मैं थोड़ा ले लेता हूँ। ठीक है, ये इसमें हमने पानी को भर लिया। ठीक है, ओके, तो ये जो है वाटर सरफेस है यहाँ पे स्टार्टिंग पे। ठीक है, ओके, थोड़ा डार्क कर लेते इसको। ओके, चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक स्टिक जो होंगे उसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यूँ थोड़ा सा अंदर की ओर डाल देते हैं। ठीक है, ये मैंने स्टिक जो है थोड़ी सी यूँ डाल दी। ठीक है, अभी तो आपको मैं बता रहा हूँ कि ये स्टिक जो है हमें कैसे दिख रही है, सीधी है, मतलब जैसी जा रही है वैसे, टूटी हुई नहीं दिख रही। तो टूटी हुई कब दिखेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि बहुत सारे ये हमें दिखेगा कब, जब सनराइज यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी हमारी आंख में पहुंचेगा। ठीक है, ये कब दिखेगा, जब सनराइज जो है यहाँ से मतलब अंदर जाएंगे और वहां से वापस आएंगे और हमारी आइस में जाएंगे, तब हमें इसकी इमेज देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से कोई भी इमेज बनने के लिए हमने बोला था कि कम से कम दो रेस चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ से दो रेस जो है वो निकाल लेता हूँ। जैसे कि मैंने बोला था कि अगर कोई रेस जो है यहाँ से यूँ इंसिडेंट होता है, ठीक है, और ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, ये रेयर है, ये डेंसर है। ठीक है, इस तरह का हमने बात बोला था। और ये नॉर्मल है। ठीक है, क्या है, नॉर्मल। इस रे को यूँ सीधा सीधा जाना चाहिए था, लेकिन जब रेयर से डेंसर में जाता है तो टूवर्ड्स दी नॉर्मल जाता है। किधर जाता है, टूवर्ड्स दी नॉर्मल जाता है। ठीक है, ये बात हमने पढ़ी थी। फिर हमने ये ऐसा बोला था कि मान लो कि ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। ठीक है, और कोई रे जो है यूँ इस तरह से इंसिडेंट होता है। ठीक है, और ये हमने नॉर्मल ले लिया बिल्कुल। तो ये जब इसको यूँ सीधा सीधा जाना चाहिए था, है ना, इसको सीधा सीधा यूँ जाना चाहिए था, लेकिन यूँ नहीं जाएगा, वो क्या जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब इस तरह से जाएगा। ठीक है, मतलब इसको जो जिस डायरेक्शन में जानेगा तो वो इधर जाएगा तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, और यूँ जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसा हम बोलते हैं जब डेंसर से रेयर में जाता है। ये बात तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता है। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, और हमने ये भी देखा था कि अगर किसी भी इमेज को अगर आप देखना चाहते हो तो उसके लिए मिनिमम दो रेस तो चाहिए चाहिए। अब मान लो कि ये जो है बिल्कुल परपेंडिकुलर नॉर्मल पे ही क्या होगा, इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, मतलब नॉर्मल पे ही इंसिडेंट हो रहा है, तो बिल्कुल सीधा सीधा ही रे चला जाएगा। क्या जाएगा, सीधा सीधा ही रे चला जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये ऐसा क्यों होता है वो हम बाद में देखेंगे कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, जब स्नेल्स लॉ पढ़ेंगे अच्छे से तब हमें पता चल जाएगा कि ये क्यों होता है। ठीक है, ओके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो रेस जो होंगे वो क्या होंगे, यहाँ से रेस जो होंगे वो यूँ एक तो जाएगा सीधा सीधा बिल्कुल। ठीक है, इस तरह से नॉर्मल एक रेस तो जाएगा, नॉर्मल शायद दिख रहा होगा। ओके, तो ये एक रेस तो यूँ रिफ्रैक्ट होके चला गया। ठीक है, अब मान लो कि दूसरा रे जो है वो यूँ जा रहा है कुछ। ठीक है, यूँ जा रहा है,
यहाँ से यूं, दूसरा रे हमने ऐसे मान लिया, तो इसको जाना चाहिए था ऐसा, ऐसा जाना चाहिए था ना सीधा सीधा, लेकिन ये अगर हम मान लो कि यहाँ पे नॉर्मल बना ले, ठीक है, तो वो क्या जाएगा, यहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा मुड़ जाएगा और यूं हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये रेस यहाँ से है, ठीक है, और ये क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। ओके, तो यहाँ अगर मान लो यहाँ से हम देख रहे हैं, वैसे तो बहुत सारे रेस निकलते, कहीं से भी देखो तो आपको मतलब जिस डायरेक्शन से आप देख रहे हैं उस डायरेक्शन से ये आपको बेंड होता हुआ दिखेगा। तो अगर हमने बस ये रे बनाया, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ से देख रहे हो, ठीक है, तो ये रे यूं जाएगा और यहाँ से यूं रिफ्लेक्ट होगा, मतलब कहीं से भी आप देख रहे हो तो आपको ब्रेक हुआ हुआ दिखेगा। लेकिन हमने ये मान लो कि यहाँ पे ये रे यूं लिया है, ठीक है, चलो ये हमने यहाँ पे आई बना लेते हैं जहाँ से हम देख रहे हैं, ठीक है, ये हमने आई बना ली। चलो, तो ये रेस जो है हमारी आंख में जाएगा और हमें पेंसिल या जो भी स्केल है या स्टिक है वो क्या हुआ, क्या होती हुई दिखेगी, टूटी हुई दिखेगी। कब दिखेगी, कैसे दिखेगी, जब हम ये जो रे है इसको हम क्या करेंगे, बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे, क्या करेंगे, बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे। तो बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे और ये रे जो है जिसको हमने यहाँ पे बैकवर्ड एक्सटेंड किया है, ये ऊपर वाला रे जो बिल्कुल नॉर्मल के साथ है, और ये रे, ठीक है, जहाँ दोनों इंसिडेंट होंगे, ठीक है, वहाँ पे हमारी इमेज बनेगी, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसको यूं कर लूँ, ठीक है, यहाँ से यूं कर लूँ और ये जो है इसको यूं सीधा सीधा ले, ठीक है, तो इस तरह से ये जो हमारी स्केल है या जो भी पेंसिल हमने ली है वो क्या होती हुई दिखेगी, ब्रेक होती हुई दिखेगी, है ना, मतलब ये टूट चुकी है, ऐसा हमें क्या होता है, फील होता है, ऐसा क्या होता है, हमें फील होता है, ठीक है। तो यही रीज़न है कि क्यों हमें ये जो ब्रेक होती हुई दिख रही है, ठीक है। तो आप इसको बहुत अच्छे से इसको समझ लें, ठीक है, और अपनी लैंग्वेज में मतलब आप जिस तरह से लिखना चाहे आप उसको नोट कर लें, ठीक है। चलो अब अगले वीडियो में मतलब सॉरी अगले बार में हम देखेंगे कि कॉइन जो है वो अपनी सरफेस से मतलब नीचे अगर बिल्कुल सरफेस से टच किया हुआ होता है वो थोड़ा ऊपर की ओर क्यों देखता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, तो इसको मैं रब कर देता हूँ। चलो, तो यहाँ पे एक और कंटेनर ले लेते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, इसमें पानी भर लेते हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे थोड़ा पानी भर लिया, हम यूँ कर देते हैं, थोड़ा सा पानी कम भरते हैं, ज़्यादा नहीं भरते, ठीक है, कम भरते हैं इस तरह से। ओके, हो गया। अब ये जो कॉइन है बिल्कुल यहाँ पे सरफेस से बिल्कुल नीचे है, सरफेस के साथ पड़ा हुआ है, ठीक है, 10 रुपीज़ का कॉइन ले लिया। ओके, अब यहाँ पे भी क्या होगा, सनराइज इस पे आएगी, फिर यहाँ से वापस जाएगी, जब हमारे आइस में इसके सनराइज से रिफ्रेक्ट होने के बाद जब आइस में जाएंगे तभी हमें इसकी इमेज दिखेगी। तो यहाँ पे भी हम क्या कर लेते हैं, जब बिल्कुल एक परपेंडिकुलर जो है एक सनराइज निकलती है, यहाँ से रिफ्रेक्ट होने के बाद दो रेस हम ले लेते हैं, इसलिए परपेंडिकुलर ले लेते हैं, और दूसरा रेस अगर आप यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से देख रहे हो, ऊपर से देख रहे हो, कहीं से भी देख रहे हो, ठीक है, तो दो रेस तो कम से कम चाहिए, ठीक है। तो आप जहाँ से देख रहे हो इस हिसाब से आपको रेस को चूज कर लेना है। मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मैं इस हिसाब से उस रेस को क्या कर रहा हूँ, चूज कर रहा हूँ। जैसे कि ये यहाँ से ये रे दूसरा जो है मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है, तो इसको जाना चाहिए था बिल्कुल इस तरह से, ठीक है, इस तरह से जाना चाहिए था, और ये क्या हो गया, यहाँ पे नॉर्मल बना लेते हैं, ठीक है, आपको दिखाई देगा नॉर्मल ये। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल से दूर जाएगा, क्या जाएगा, नॉर्मल से दूर जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से ये। ओके,
ये इस तरह से नॉर्मल से थोड़ा दूर जाएगा, ठीक है। ओके, और यहाँ से ये अगर हम देख रहे हैं इसको, यहाँ से इसको हम देख रहे हैं, अब ड्राइंग पे मत जाइएगा, कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। तो ये हो गया, रिफ्रैक्ट हो गया, आइस में चला गया, ठीक है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करूँगा कुछ यूं, ठीक है। तो ये जब यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा इस रे के साथ, ठीक है, इस रे के साथ जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा वहाँ पे हमें क्या दिखती है, हमारी इस पॉइंट की इमेज दिखती है। क्या दिखती है, इस पॉइंट की इमेज दिखती है। इसीलिए हमें लगता है कि हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, क्या है, अपनी सरफेस से थोड़ा सा ऊपर दिखता है। क्या दिखता है, अपनी सरफेस से थोड़ा सा ऊपर दिखता है, ठीक है। अब आपको कुछ इस तरह से सेट करना है अपनी आइज को कि ये दिखे ना, पॉइंट्स क्या दिखे ना। चलो हम थोड़ा सा पानी और भर लेते हैं इसमें, ठीक है। ये चलो पानी थोड़ा और ऊपर की ओर भर लिया, ठीक है। ओके, तो ये हमने यहाँ से थोड़ा सा पानी और भर लिया है, ठीक है। और पॉइंट्स को क्या करेंगे, चलो अब ये जो है यहाँ से पानी और भर लिया, तो ये जो रेस जो होगा, मतलब यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा, आई होप कि आपको दिखाई दे अच्छे से, ये जो रे है थोड़ा सा मैं इसको इसी के साथ ले लेता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा यूँ दिखेगा यहाँ पे, ये इसी को मैं ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसकी सरफेस यहाँ पे हो गई, तो इसको जाना चाहिए था कुछ इधर यूँ, ठीक है। ये दिख रहा, यहाँ से यूँ जाना चाहिए था इसको, लेकिन ये हो गया यहाँ से बिल्कुल इसका नॉर्मल, लेकिन ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल से दूर जाएगा, मतलब कुछ यूँ जाएगा, ठीक है, कुछ यूँ जाएगा। तो ये रेस आपको इधर जाता हुआ दिखेगा, ठीक है, इधर जाता हुआ दिखेगा, इधर जाता हुआ दिखेगा। तो यहाँ से अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से अगर आप देख रहे हो तो ये पॉइंट थोड़ा सा और ऊपर आपको दिखेगा, जैसे कि ये नॉर्मल के साथ अगर बना रहे हैं तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा क्या दिखेगा, और ऊपर दिखेगा। जैसे जैसे हम पानी भरते जाते हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा 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 ऊपर देखने को लगता है, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जब भी आप कोई भी पानी में जाओ तो उसकी गहराई हम, जो अगर पानी बिल्कुल साफ है तो हम यूँ देख के नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि कितना गहरा है, ठीक है। तो कुछ लोग जाते हैं जैसे स्विमिंग पूल में नहाने जाते हैं या फिर कोई तालाब में नहाने जाते हैं, तो डायरेक्टली क्या करते हैं, डाइव मारते हैं, फिर पता चलता है कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा डेप्थ है, और उनकी मौत भी ऐसे बहुत केसेस में हमने देखा है, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ भी हमने देखी है। तो हमें डायरेक्टली किसी भी पानी में हमें उसकी डेप्थ को, अगर आप नई जगह जाते हो तो उसकी बिल्कुल डेप्थ को जाने बिना उसमें नहीं जाना चाहिए, ठीक है। थोड़ी हमें क्या रखना चाहिए, केयर रखनी चाहिए, क्योंकि जो डेप्थ हमें दिखती है वो डेप्थ उसकी एक्चुअल होती नहीं, वो क्या होती है, थोड़ी सी नीची होती है, ठीक है। क्योंकि नीची होती है तभी हमें वो ऊपर दिखाई देती है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। चलो अब हम पढ़ेंगे कुछ लेंस के बारे में, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लेंस के बारे में अभी थोड़ी देर लगेगी, तो पहले देख लेते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के तो हमने देख चुके हैं, अब हम देखने वाले हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। जैसे रिफ्लेक्शन के दो लॉ है, वैसे रिफ्रैक्शन के भी दो लॉ है। जैसे कि यहाँ पे हमने पता है कि ये मीडियम 1 है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, ये मीडियम 2 है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, ठीक है। यहाँ से एक रे आया, इंसिडेंट हुआ, ठीक है, और ये नॉर्मल है, और ये मान लेते हैं कि ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इसको यूँ सीधा सीधा जाना होता है, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा, ठीक है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, एंड दिस इज आवर रिफ्रैक्टेड एंगल, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं,
दिस इज आई एंड दिस इज आर, इसको भी हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल, एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड एंगल। ओके, तो पहला लॉ ये है जो हमने बिल्कुल रिफ्लेक्शन के लॉ में भी पढ़ा था कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, कौन कौन से हमने पढ़ा था, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड a normal at the point of incident are lies in the same plane। ठीक है, ये पहला लॉ है कि भाई इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये नॉर्मल जो हमने ड्रॉ किया, ठीक है, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, जो हमने रिफ्लेक्शन के में भी पढ़ा था। दूसरा इसका लॉ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा जो है द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड आर कांस्टेंट, इज कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। क्या कि साइन एंगल जो है इंसिडेंट का एंड रिफ्रैक्टेड का, मतलब कि साइन आई अपॉन साइन आर इज अ कांस्टेंट। क्या हो जाता है, इन दोनों का रेशियो हमें क्या मिलता है, ऑलवेज, कभी भी। ठीक है, अब रे यूं लो, किस तरह से भी लो, जैसे कि हमने ये लिया, उसी तरह से मान लो कि ये रेस यूं आया कुछ, ठीक है, तो ये कुछ यूं हो गया, तो ये एंगल और ये एंगल, मतलब इन दोनों का रेशियो लो या इन दोनों का रेशियो लो, ठीक है, दैट रेशियो रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। क्या होता है, ऑलवेज कांस्टेंट, सेम दो मीडियम के लिए। ठीक है, क्या सेम दो मीडियम, यही दो मीडियम होने चाहिए। ठीक है, हर किसी के मीडियम के लिए नहीं होता। ठीक है, ये सेम दो मीडियम के लिए ये जो रेशियो जो होता है क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू होती है इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मुताबिक होती है। जैसे कि यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, जैसे कि ये हो गया अपॉन में यहाँ पे r इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 होता है। क्या होता है, n2 अपॉन n1, मतलब कि 2 के रिस्पेक्ट में 1 का सॉरी 1 के रिस्पेक्ट में 2 का रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये होता है एक्चुअली में। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हो गया साइन आई अपॉन साइन आर n2 अपॉन n1। ये जो है क्यों कैसे आया, किस तरह से बना, ये भी हम देखेंगे अभी, इसको भी हम प्रूव करेंगे कि ये किस तरह से बनता है। ठीक है, तो ये हो गया रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, बिल्कुल अच्छे से आप इसको लिख लो। ठीक है, फिर हम देखेंगे ये किस तरह से आया। ठीक है, फिर हम ये भी देखेंगे कि ये नॉर्मल की तरह क्यों बेंड होता है। ठीक है, पतले मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है। ठीक है, ये सारी बातें भी हम जानेंगे। ठीक है, तो पहले आप ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को रिफ्रैक्शन को लिख लो। ये स्नेल्स लॉ भी इसको बोला जाता है, दिस इज स्नेल्स लॉ। ठीक है, इसको ही स्नेल्स लॉ बोला जाता है। ठीक है, ये जो हमने लिया ना रेशियो, दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ, स्नेल का लॉ है ये। ठीक है, क्या बोला जाता है, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ इज द रेशियो ऑफ साइन एंगल्स ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड इज कांस्टेंट इज नोन एज स्नेल्स लॉ। ठीक है, फिर हमने ये जो देखना है कि n2 अपॉन n1 जो है वो जो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 किस तरह से होता है, ये भी हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी ये आप लिख लो। ओके, अब हम देखने वाले हैं रिफ्रैक्शन बाय ग्लास
स्लैब, ठीक है, क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्शन बाय ग्लास स्लैब, ठीक है, ग्लास स्लैब के द्वारा, ठीक है, ये कुछ इस तरह का ग्लास स्लैब आता है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, है ना, इस तरह का ग्लास स्लैब आता है, ठीक है, उससे होने वाला हम क्या देखने वाले हैं, रिफ्रैक्शन, ठीक है। चलो तो मैं यहाँ पे ये ग्लास स्लैब ले लेता हूँ, ठीक है, ये हो गया ग्लास स्लैब, जिसकी सरफेस हम नाम दे देते हैं ए बी, ठीक है, और ये सी डी, ओके ओके, तो हमने इस सरफेस का नाम दे दिया है ए बी और सी डी नाम दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ से एक रे जो है इंक्लाइंडली यहाँ पे क्या होगा, ग्लास स्लैब पे इंसिडेंट होगा इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से, तो आपको तो पता है ये ग्लास है और ये एयर है, दिस इज मीडियम 1, ठीक है, N1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका ले लेते हैं N2, ठीक है, और ये वापस क्या हो जाएगा N1, ठीक है, क्योंकि इसका ये एयर है तो ये भी एयर ही होगा, अगर ये एयर है तो ये भी एयर हो गया, तो इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 ही होगा, ठीक है, ये एयर मीडियम है, ये ग्लास मीडियम है, और ये फिर से एयर मीडियम हो जाएगा, ओके, तो ये हो गया यहाँ से बिल्कुल नॉर्मल हमने ड्रॉ कर लिया, ओके, ये नॉर्मल हो गया, दिस इज अवर θ1, ठीक है, इंसिडेंट एंगल, इसको हमने θ1 ले लिया है, और हमें पता है कि इस रे को जाना कैसा होता है, स्ट्रेट जाना होता है, ठीक है, इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट जाना होता है, ओके, ठीक है, इस तरह से इसको स्ट्रेट जाना होता है, लेकिन ये जा पाएगा नहीं, क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा, क्योंकि रेयर मीडियम से डेंसर में जाएगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगा, ये यू, ठीक है, तो इसको ना हम डॉटेड लाइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ओके, चलो, ओके, तो ये यहाँ पे आ गया, तो एंगल कौन सा बना, तो एंगल बना ये, दिस इज अवर θ2, ओके, तो ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे, जिसको हमने नाम दे देते हैं P, यहाँ से ये पॉइंट जो है P, इसको हमने नाम दे दिया Q, ठीक है, इसको हमने नाम दे देते हैं R, यहाँ पे R, ओके, अब यहाँ से जब ये PQ रेज जो है वो AB सरफेस पे इंसिडेंट होता है, ठीक है, कौन सा रे, जो PQ रे जो है AB सरफेस पे इंसिडेंट होता है, तब वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्या जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा θ2 एंगल पे। अब मान लो कि ये रे जो है यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे, अब यहाँ से क्या हो गया, ये इंसिडेंट रे, तो ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे, अब यहाँ से भी ये आगे तो निकलेगा बाहर, तब ये जाएगा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर, ठीक है, कहाँ जाएगा, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर, तो यहाँ पे इसका जो ये है नॉर्मल यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, तो ये जाएगा किस तरह से, यूं जाएगा, इसको जाना चाहिए था होता है यहाँ से यूं जाने का, लेकिन ये एक्चुअल में जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है, इसको जाना चाहिए था यूं, लेकिन ये नॉर्मल के लिए अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ठीक है, दैट इज θ3, है ना, ये जो नॉर्मल के साथ ये वाला जो रे जो बना था दैट इज θ3, और ये जो एंगल बनेगा यहाँ से यूं नॉर्मल के साथ दैट इज θ4, क्या हो जाएगा, θ4, और यार और भी साथ में दिख रहा है आपको, ओके, चलो ये हो गया θ4, क्या हो गया, θ4 हो गया, तो ये जब रे यहाँ से यूं बाहर निकला, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इमर्जेंट रे, क्या बोलते हैं इसको, इमर्जेंट रे, इसको बोला जाता है इमर्जेंट रे बोला जाता है, ठीक है, पहले हमने यहाँ पे ये इंसिडेंट किया, फिर आया यहाँ से ये रिफ्रैक्ट हुआ, रिफ्रैक्ट होने के बाद डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा, तो ये हो जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, तो ये हो गया θ1 θ2 θ3 θ4, क्लियर, ओके, तो ये हो गया, तो मतलब ये यहाँ से बिल्कुल ये जो जैसे जा रहा है वैसे हमें आगे जाके ये रे ही
उसमें हमें बिल्कुल अच्छे से दिखने वाला है। तो हमें यहाँ से ये थोड़ा सा क्या दिखा, थोड़ा सा शिफ्टिंग दिखा है ना, ये थोड़ा सा हमें हल्का सा, मान लो कि ये आर है और यहाँ पे कोई पॉइंट जो ई है, ठीक है, हमें थोड़ा सा ये रे का क्या देखने को मिलता है, शिफ्टिंग। तो यही जो शिफ्टिंग है दैट इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट। क्या बोला जाता है इसको, लेटरल शिफ्ट। क्या बोला जाता है, लेटरल शिफ्ट बोला जाता है। ठीक है, अब बढ़ते आगे इसमें कि अगर मान लो कि यहाँ पे जो है हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करें तो ये हो जाएगा साइन थीटा 1 में साइन थीटा 2। ठीक है, क्या हो जाएगा, साइन थीटा 1 इज इक्वल टू साइन थीटा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, इज अ कांस्टेंट, है ना, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, अरे यार इसको ना थोड़ा सेट करना पड़ेगा, एक मिनट। ओके चलो ये तो हो गया। ठीक है, बहुत अच्छे से, तो भी हिल रहे थोड़ा बहुत। तो साइन थीटा 1 इज अपॉन साइन थीटा 2 इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। ठीक है, ओके, अब यहाँ से ये देखते हैं कि ये जो n1 या फिर n2 जो है, ठीक है, इन दोनों का रेशियो भी तो क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान ले कि ये साइन थीटा 1 मतलब साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 है, तो इसको मैं 2 की रिस्पेक्ट में मतलब कि अच्छा 1 के रिस्पेक्ट में 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे हमें क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ, n1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू n2 sin थीटा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको दे देते हैं अपन रिजल्ट 1, क्या देते हैं, रिजल्ट 1 दे देते हैं। ओके, ये हमें मिल चुका है n1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू n2 sin थीटा 2, रिजल्ट 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जैसे कि अब ये जो क्यू आर जो हमारा जो रे है वो सीधी सरफेस के लिए इंसिडेंट का काम करेगा, और ये जो यहाँ से आर एस जो रे होगा वो हमारे लिए किसका काम करेगा, हमारे लिए रिफ्रैक्टेड रे। लेकिन लास्ट में ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे साइंस स्नेल्स लॉ अप्लाई करें तो साइन थीटा 3 अपॉन में साइन थीटा 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये जो है हम किसके रिस्पेक्ट में, मतलब कि 2 की रिस्पेक्ट में 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब हो जाएगा n1 अपॉन n2। ठीक है, तो ये जाएगा ऊपर यहाँ पे, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा 3 और ये n2 इधर जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा n1 साइन थीटा 4, क्या हो जाएगा, n1 साइन थीटा 4 हो जाएगा। ओके चलो, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर मान लो कि ये नॉर्मल है मतलब, और ये भी परपेंडिकुलर, दोनों एक दूसरे के साथ, इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर, इस लाइन के साथ भी परपेंडिकुलर, तो मतलब ये तो यहाँ से यूँ अगर कोई रे हुआ तो ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। तो यहाँ पे ही देख लो, ये एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, ये भी परपेंडिकुलर, तो थीटा 2 और थीटा 3 क्या हो गए हमारे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब कि थीटा 3 इज इक्वल टू थीटा 2 लिख सकते हैं हम। ठीक है, ओके, तो ये जो चीज़ है, अब मैं थोड़ा इसको ना यहाँ पे थोड़ा लिख लेता हूँ, बिल्कुल अच्छे से इसको समझना। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा 3 की जगह मैं थीटा 2 लिखूंगा, तो ये हो जाएगा n2 थीटा साइन थीटा 2 इज इक्वल टू n1 साइन थीटा 1, n1 साइन थीटा 1। ठीक है, 4 सॉरी, अब यहाँ पे n2 साइन थीटा 2 की जगह मैं n1 साइन थीटा 1 लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों इक्वल है, तो n1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n1 साइन थीटा 4। ठीक है, अब ये n1 तो कट हो गया, n1 कट हो गया, देख लो, तो बचा क्या, तो साइन थीटा 1 इज इक्वल टू साइन थीटा 4, क्या हो गया, साइन थीटा 4। मतलब कि अगर मान लो कि ये दोनों इक्वल है तो ये जो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये हो गया थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 4। मतलब इसका कहने का मतलब क्या कि थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 4 हुआ, मतलब आप यहाँ से देखोगे तो ये रे जो है आपको बिल्कुल सीधा सीधा ही दिखेगा, एक ही एंगल पे दिखेगा। यही होता है थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 4 का
मतलब कि अगर आप इस रे को यहाँ से देखते हो तो ये रे बिल्कुल आपको सीधा ही दिखेगा, यहाँ से ये थोड़ा रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ से ये रिफ्लेक्शन, ऐसा कोई दिखने को मिलेगा नहीं, बिल्कुल सीधा सीधा ही देखने को मिलेगा। तो ये था स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने किस तरह से ये सारी बातें को हमने देखा। अब बढ़ते आगे कि अगर कोई भी रे जो है हमें किस तरह से बेंड होता हुआ दिखता है। चलो ओके, तो हम अब ये 4 केसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला केसेस है रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। ठीक है, मान लो कि ये N1 है जो रेयर मीडियम है, ये N2 जो है डेंसर मीडियम। यहाँ से एक रे हमने क्या किया, इंसिडेंट किया, ये नॉर्मल हो गया। ठीक है, अब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में है तो यहाँ पे ये हो जाएगा θ1, ये रे को यूँ जाना चाहिए था लेकिन ये किधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा, तो ये हो जाएगा थीटा। ओके, चलो कोई बात नहीं। तो अभी तो हमने ये डायरेक्टली बता लिया क्यों ऐसा होता है। तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों का रेशियो लूँ कि साइन θ1 अपॉन में साइन θ2, ठीक है, इज इक्वल टू क्या मुझे मिलेगा N2 के रिस्पेक्ट में N1, क्या मिलेगा N2 के रिस्पेक्ट में N1। ठीक है, चलो मतलब सॉरी N1 के रिस्पेक्ट में N2 में रिफ्रैक्शन है ना, कि इस मीडियम में से इस मीडियम में जाता है। अब देखो कि ये जो एंगल जो है यहाँ पे, कि अगर मान लो कि कोई एंगल जो है बिल्कुल जैसे कि साइन थीटा अगर मान लो कि 0 है, थीटा 0 है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, मतलब कि साइन थीटा पे क्या हो जाएगा 0, मतलब एंगल जैसे जैसे छोटा होता जाएगा तो ये जो है साइन थीटा जो है बिल्कुल आपको थीटा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, थीटा मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा θ1 अपॉन में θ2 इज इक्वल टू N2 के अपॉन में N1। ठीक है, N2 के अपॉन में N1। अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ कि ये रेयर मीडियम है, कौन सा मीडियम है, रेयर, और ये डेंसर है। ठीक है, चलो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा होगा, डेंसर का। ठीक है, तो यहाँ पे N2 इज ग्रेटर देन N1, N1 में N2 क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो होता है N2 के रिस्पेक्ट में मतलब N1 छोटा है। ठीक है, और ये डेंसर से रेयर हो गया। तो यहाँ पे ये जो हो गया, अगर मान लो कि साइन θ1 जो है अपॉन में साइन θ2 जो है वो 1 से बड़ा हुआ, क्या हो गया, इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1 से बड़ा हुआ, तो मतलब साइन θ2 इधर जाएगा, और 1 और साइन θ2। ठीक है, अगर ये जो केस होता है इन दोनों में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, ठीक है, मतलब कि अगर ये जो है ये ऑब्वियसली 1 से बड़ा ही होगा, मेरा कहने का मतलब ये N2 जो है N1 से बड़ा है, N2 जो है वो N1 से बड़ा है, तो इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, 1 से ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो हमने मतलब कि ये इस तरह से होगा, हमने मान लेते कि 1 से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हमने ये भी कंपलसरी, ये अगर 1 से बड़ा हो गया तो ये भी क्या होगा, 1 से बड़ा ही होगा। ठीक है, तो हमने साइन θ1 अपॉन साइन θ2 क्या ले लिया, 1 से ग्रेटर देन ले लिया। तो यहाँ पे θ1 जो है वो भी θ2 से क्या होगा, बड़ा ही हुआ। तो θ1 जो है θ2 से बड़ा होगा, इसलिए θ2 छोटा हो गया 1 से, इसलिए ये नॉर्मल की तरफ जाता है। क्या जाता है, नॉर्मल की तरफ जाता है। तो यहाँ पे जब भी रेयर टू डेंसर की तरफ जाए तो ये जाएगा टूवर्ड्स नॉर्मल, इधर जाएगा टूवर्ड्स दी नॉर्मल जाएगा। ठीक है, सिंपल। तो अगर इसमें आपको समझ में नहीं आया तो डेंसर टू रेयर में समझ बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब रेयर टू डेंसर की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये डेंसर मीडियम है N1 और ये N2 जो है रेयर मीडियम, ये नॉर्मल यहाँ से रे अप्लाई किया। ठीक है, तो ये हो गया θ1। ओके, और यहाँ से ये जो इसको जाना चाहिए था यूँ, लेकिन यहाँ से जाएगा तो ये हो गया θ2। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का ले लेते हैं साइन θ1 अपॉन में साइन θ2। ठीक है, अब ये डेंसर मीडियम और ये रेयर है। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला N2 अपॉन N1। ओके, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा है, N1 का, क्योंकि वो डेंसर मीडियम N2 की कंपैरिजन में।
मतलब ये जो है ये वैल्यू 1 से क्या आएगी, छोटी, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर क्या है, न्यूमरेटर से बड़ा है, तो ये वैल्यू जो है क्या आएगी, 1 से छोटी होगी। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 जो है वो 1 से छोटा होगा, तो साइन थीटा 2 ऊपर आएगा, ठीक है, साइन थीटा 1 और यहाँ पे हो गया साइन थीटा 2। तो ये यहाँ पे भी किस तरह का काम करेगा, ये जो है हमने यहाँ पे बोला कि ये जो अगर जैसे जैसे हमारा एंगल जो छोटा होता जाता है तो साइन थीटा जो है वो थीटा में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा 1 जो है वो थीटा 2 से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो आप देख लो थीटा 2 बड़ा है और थीटा 1 छोटा है, तो इसमें क्या होगा, ये अवे फ्रॉम दी नॉर्मल होगा, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, क्लियर, ओके। तो ये बात हो गई। चलो अब यहाँ से और बात ले लेते हैं, तो मैं इसको इन सबको मैं रब कर रहा हूँ अभी। अब मान लो कि रे जो है बिल्कुल नॉर्मल पे ही क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रही है, मतलब थीटा कितना, थीटा 1 इज 0, ठीक है। तो साइन थीटा 1 अपॉन में साइन थीटा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2 अपॉन में n1। साइन थीटा 0, मान लो कि ये 0 है तो ऊपर की वैल्यू 0, ठीक है, ऊपर की वैल्यू क्या होगी, 0। मैं इसको यहाँ पे ले लूँ तो ये हो जाएगा n2 अपॉन n1, तो साइन थीटा 2, ठीक है। तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, साइन थीटा 2 0 है ना, या तो ये 0 होगा या तो ये 0। तो मतलब कि किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0 तो हमने देखा नहीं है, 0.003 भी है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने 0 अभी तक देखा नहीं, तो हमने क्या ले लिया, साइन थीटा 2 को 0, तो साइन थीटा 2 0, तो थीटा 2 भी कितना हो गया, 0। तो ये बिल्कुल 0 डिग्री पे इंसिडेंट हुआ, तो थीटा 2 भी क्या होगा, 0, मतलब जैसा है वैसे ही सीधा सीधा क्या हो रहा है, चला जा रहा है। इसलिए जब भी हमने बोला था कि मैं बाद में बताऊंगा कि नॉर्मल पे इंसिडेंट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो नॉर्मल पे जैसे ही हमने इंसिडेंट किया तो सीधा सीधा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है ये, ठीक है, क्या हो जाता है, स्ट्रेटली फॉरवर्ड हो जाता है, क्लियर, ओके। अब यहाँ पे बोला है सेम मीडियम, मान लो कि ये रे आया यहाँ पे, ये हो गया नॉर्मल, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया थीटा 1। चलो तो यहाँ पे ये है n1, यहाँ पे भी क्या है n1, क्योंकि दोनों सेम मीडियम, ठीक है, दोनों क्या है, सेम मीडियम है। तो यहाँ पे अगर मैं साइन थीटा 1 अपॉन में साइन थीटा 2 लूँ तो यहाँ पे n1 अपॉन n1 ही होगा, तो दोनों का 1 आ गया, तो साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2, तो ये हो गया साइन थीटा 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा 2 हो गया, मतलब थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, क्या हो गया, थीटा 1 इज इक्वल टू, मतलब जितने एंगल पे है उतने एंगल पे वो सीधा सीधा जाएगा, है, तभी तो ये दोनों होंगे वर्टिकली ऑपोजिट। तो जो भी सेम मीडियम होता है उसमें रे में कभी भी क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता नहीं है सेम मीडियम में, ठीक है, नो रिफ्रैक्शन, कोई भी रिफ्रैक्शन हमें देखने को मिलता नहीं है सेम मीडियम में, ठीक है। तो यही सारे चार जो हमने बोला था कि मैं बाद में बताऊंगा कि रेयर से डेंसर में, डेंसर से रेयर में, नॉर्मल पे या सेम मीडियम में हम किसी भी रे को इंसिडेंट करें तो उसका बेंडिंग हमें किस तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम लेंस के बारे में बात करेंगे।